नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जैसा आज इस स्क्रीन पे देख रहे हैं शिवाजी महाराज की फोटो। आज हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। हिंदवी स्वराज के संस्थापक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक, हिंदुत्व और सनातन की पताका फहराने वाले मुगल साम्राज्य के सामने कई सौ वर्षों की मुगल और मुस्लिम आक्रांताओं की गुलामी के बाद हमारे देश में जो प्रथम हिंदू शासक के तौर पर भी हम इनको कह सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति, दूरदृष्टि, कुशल नेतृत्व, कुशल सेनापति, रणनीतिकार, विलक्षण प्रतिभा के धनी महाराज शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे। उनके जीवन के बारे में, इन्होंने कैसे हिंदवी स्वराज की स्थापना की, कैसे अपने जीवन में इन्होंने कई सौ लड़ाइयाँ लड़के उस समय मराठा साम्राज्य की नींव रखी, इसके बारे में जानेंगे। अभी कुछ समय पहले मूवी आई थी छावा, या उसके पहले बाजीराव पेशवा, और भी कई सारी मूवियाँ भी इनके ऊपर, कहानियाँ, किताबें लिखी जा चुकी हैं, पिक्चरें बन चुकी हैं। जो संभाजी महाराज की जी जो पिक्चर आई थी छावा, वो शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे, जो इनके बाद शिवाजी महाराज के बाद राजगद्दी पर बैठते हैं, और वो मुगल आक्रांताओं से, औरंगजेब से लड़ते हुए बंदी बना के बाद में उनको औरंगजेब के द्वारा प्रताड़ित करके मार दिया जाता है। ये उन्हीं के पुत्र थे, शिवाजी महाराज के पुत्र थे। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, अभी शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे। इसका PDF लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले भारत के महान राजा, रणनीतिकार, जिन्होंने 1647 ईस्वी में भारत के पश्चिम में हिंदी स्वराज और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक और उन्हें छत्रपति की उपाधि से सुशोभित किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कुशल सेना, संगठित प्रशासनिक कार्यों की सहायता से एक योग्य प्रगतिशील शासक प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए, छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध की एक नई शैली शिव सूत्र विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया तथा मराठी और संस्कृत राजकाज की भाषा बनाई। वे भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम के नायक के रूप में स्मरण किए जाते रहे हैं। इन्हीं के स्मृति या इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने के लिए शिवाजी राज जन्मोत्सव की शुरुआत की थी अंग्रेजों के टाइम में, ताकि भारत के लोगों को अपने राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की भावना पर गर्व करने की अनुभूत हो। मालोजी राजे भोसले अहमदनगर सुल्तान के एक प्रभावशाली जनरल थे, जो उनके बाबा थे। पुणे, चाकण और इंदापुर के देशमुख थे। मालोजी राव जी के बेटे शाहजी राजे भी बीजापुर सुल्तान के दरबार में एक उच्च पदस्थ प्रभावशाली पद पे थे। शाहजी राजे ने
अपने पत्नी जीजाबाई से शिवाजी का जन्म हुआ। मतलब इनके पिता के नाम शाहजी राजे और माता का नाम जीजाबाई था। आरंभिक जीवन में शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनके पिताजी शाहजी राजे भोसले एक शक्तिशाली और सामंत राजा एवं मूर्तिकला कुलीन कुल में जन्मे थे। उनकी माता जीजाबाई राघवराव कुल में उत्पन्न एक असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी राजे था, जो अधिकतर समय से अपने पिता शाहजी राजे भोसले के साथ ही रहते थे। शाहजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। उनसे एक उत्पन्न हुआ जिसका नाम बेवमको जी राजे था। शिवाजी महाराज ने चरित्र माता पिता का गहरा प्रभाव रहा, खासकर माता का। बचपन से ही जीजाबाई ने शिवाजी को जो भारत के धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी शिक्षा दीक्षा, आदर्शों, महिलाओं का सम्मान, अपने हिंदू धर्म की जो मान्यताएं थी उस पर दृढ़ विश्वास, इन सब चीज़ों की उनको शिक्षित किया। और शिवाजी की माताजी जीजाबाई एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और उनके जीवन में इनका अधिक प्रभाव भी रहा। शिवाजी महाराज के जीवन में जो वैवाहिक जीवन रहा, उनका विवाह 14 मई 1640 ईस्वी में साईबाई निवलकर साई भोसले के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। साई भोसले शिवाजी की पहली और प्रमुख पत्नी थी। वह अपने पद के उत्तराधिकारी संभाजी की माँ थी। शिवाजी ने कुल 8 विवाह किए थे। ये 8 उस राजाओं का ये था कि वो अपने राजनीतिक हित साधने के लिए या अपने राजनीतिक रिश्ते कायम करने के लिए उस समय शादियां कर लेते थे। मान लो कोई तद्दुंदी राजा है तो उसकी बहन के साथ, उसकी बेटी के साथ, तो उनकी एक तरह से संधि हो जाती थी, मित्रता हो जाती थी। तो इस तरह शिवाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में 8 विवाह किए। इन 8 विवाह से जो प्रमुख पत्नी रही साईबाई निवलकर संभाजी, जिनसे संभाजी, रानूबाई, सखूबाई और अंबिकाबाई, मतलब एक पुत्र 3 पुत्री थी। सोयराबाई मोहिते, राजाराम, दीपाबाई, जो संभाजी राव राजे के बाद राजा बनते हैं। उसके बाद सकवरबाई गायकवाड़, उनकी पुत्री कमलाबाई, सगुड़ाबाई सिरके, राजकुमारबाई, और उसके बाद इनकी और भी पत्नियां रही, पुतलाबाई पालकर, काशीबाई जाधव, लक्ष्मीबाई विचारे, गोवांताबाई इंगले, ये सब और पत्नियां रही। तो इनका ऐसा वैवाहिक जीवन रहा। शिवाजी महाराज बचपन से ही जिस तरह की उनकी शिक्षा दीक्षा, वो कोई स्कूल नहीं गए थे, उस समय स्कूल वाला सिस्टम नहीं था। उनको घर में ही सैनिक विद्या और जो प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, और वो शुरू से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा के द्वारा लोगों के ऊपर अपना प्रभाव जमा लेते थे, लोगों को संगठित करना और उनके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना। इस वजह से सैनिक वर्चस्व का आरंभ करते हैं। उस समय बीजापुर एक राज्य अपनी संघर्ष तथा विदेशी आक्रमण काल से दौर से गुजर रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मालवों को बीजापुर के खिलाफ संगठित किया। मालवा प्रदेश पश्चिम घाट से जुड़ा था और उसका कुल 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा भूभाग था। वे संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण कुशल योद्धा माने जाते हैं। इस प्रदेश के मराठा और सभी जाति के लोग रहते हैं। शिवाजी महाराज सभी जातियों के लोगों को मावलो या मालवा नाम देकर सभी को संगठित किया और उनसे संपर्क कर प्रदेश के परिचित हो गए। मालवों को लाकर उन्हें दुर्ग निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया।
मावलों का सहयोग शिवाजी महाराज के लिए बाद में उतना ही महत्वपूर्ण साबित हुआ जितना शेरशाह सूरी के लिए अफगान मददगार। शिवाजी महाराज ने अपने आरंभिक जीवन में जो उस क्षेत्र के जो यंग मतलब जो लड़के थे उनको संगठित किया, उनसे दुर्गों का निर्माण कराना, उनको युद्ध कला में निपुण करना, उनको पारंगत किया और वही आगे चल के उनके सेना और उनकी जो युद्ध छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध के वो जो उन्होंने युद्ध नीति अपनाई उसमें उन्होंने बहुत काम आए उनके। जिस तरह शेरशाह सूरी ने के लिए अफगानों ने साथ दिया उसी तरह उन मालवों ने शिवाजी महाराज का साथ दिया। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तरह मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर उस समय स्वतंत्र रियासत थी और वहाँ के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत आदिल शाह थे और आदिल बीजापुर और जो मुगल थे वो आपस में लड़ते रहते थे और क्योंकि शिवाजी के पिता जो है बीजापुर में प्रमुख राजनीतिक पद पे थे, तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत ही दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें नए शासकों और सामंतों के हाथ में सौंप दिया। जब आदिल शाह बीमार पड़े तो बीजापुर अराजकता फैल गया और शिवाजी महाराज ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बीजापुर में प्रवेश का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने के निर्णय आए। सबसे पहला दुर्ग रोहिदेश्वर का दुर्ग जो शिवाजी महाराज ने पहले अपने अधीन किया। इसके बाद लगातार शिवाजी महाराज ने बीजापुर के नियंत्रण या उनके जो सामंतों जागीरदारों के नियंत्रण में था उसको लगातार उन्होंने अपने अधीन करते गए। रोहिदेश्वर दुर्ग सबसे पहला दुर्ग था। इसके बाद शिवाजी महाराज ने तोरणा का दुर्ग जो पुणे के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर दूरी पर था। शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूध देकर कागजवाही की, पहले किलेदार की तुलना में बेहतर रकम देकर को तैयार थे और यह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए। उन्हें आदिल शाह के दरबार को पहले ही रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया था। अपने दरबार को सलाह पे मुताबिक आदिल शाह ने वो दुर्ग शिवाजी महाराज को दे दिया उसकी शासन व्यवस्था देखने के लिए। उस दुर्ग में मिली संपत्ति शिवाजी महाराज ने दुर्ग की सुरक्षात्मक कर्मियों को मरम्मत करवाया। इसमें कोई 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ का दुर्ग था जिसको अपने कब्जे में अधिकार किया। शिवाजी महाराज की साम्राज्य विस्तार की नीति की जब भनक आदिल शाह को लगी तो आदिल शाह क्षुब्ध होकर शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रण रखने में कहा। शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परिवार किला में अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथों में लिया और नियमित लगान बंद कर दिया। राजगढ़ के बाद उन्होंने चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद कोंडाना के दुर्ग पर अधिकार किया। परेशान होकर सबसे काबिल में मिर्जा राजा जयसिंह को भेजकर शिवाजी के 23 किलों पर कब्जा किया। उसने पुरंदर किले को नष्ट कर दिया। शिवाजी को इस संधि के लिए शर्तों को मानते हुए अपने पुत्र संभाजी को मिर्जा राजा जयसिंह को सौंपना पड़ा। बाद में शिवाजी महाराज ने मालवा तानाजी मालसुबे के कोंडा दुर्ग पर कब्जा किया। वह इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हीं की याद में कोंडाना पर अधिकार करने के बाद उसका नाम सिंह दुर्ग रखा गया। शाहजी राजे को पुणे और पूसा की जगीरदारी दी गई और सूपा का दुर्ग उनके संबंधी बाजीराव मोहिते के हाथ में थी। शिवाजी महाराज ने रात में उस सूपा दुर्ग के आक्रमण करके दुर्ग का अधिकार कर लिया। बाजीराव मोहिते को शाहजी राजे के पास कर्नाटक भेज दिया गया। उनकी सेना का कुछ भाग शिवाजी महाराज की सेवा में आ गया और इस तरह धीरे धीरे 1647 ईस्वी तक वे चाकन से लेकर मीरा तक के भूभाग के भी अधिपति बने। अपनी बढ़ी हुई सैन्य शक्ति के साथ शाहजी महाराज ने मैदानी इलाकों में प्रवेश करने की योजना बनाई। एक अश्वरोही सेना का जो घुड़सवार सैनिक होते हैं उसका गठन किया। उसके बाद अंबाजी सोनदेव के नेतृत्व में कोंकण से विरुद्ध एक सेना भेजी। अंबाजी ने कोंकण सहित 9 दुर्गों पर अधिकार किया। इसके अलावा ताला, मोसमाला, रायटी के दुर्ग भी शिवाजी महाराज के अधीन हुए। लूट की सारी संपत्ति राजगढ़ में सुरक्षित रखी जाती थी। कल्याण के गवर्नर को मुक्त कर शिवाजी महाराज ने कोलाबा की ओर रुख किया और यहाँ के प्रमुखों को विदेशियों के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया। तो इस तरह शिवाजी महाराज बीजापुर रियासत के
जो प्रमुख दुर्ग थे उनको धीरे धीरे अपने अधीन करते गए। इसके बाद बीजापुर के जो सुल्तान या राजा थे उन्होंने शाहजी की बंदी और युद्ध विराम दिया। शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बना लिया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने उनसे संघर्ष मतलब युद्ध विराम करके अपने पिता को छुड़वाया। और इस तरह अगले 4 वर्षों तक जब शाहजी की युद्धबंदी हुई और युद्ध विराम हुआ तो शिवाजी महाराज ने 4 वर्ष तक बीजापुर के खिलाफ कोई आक्रमण नहीं किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना संगठित की और दक्षिण की तरफ उसने ध्यान लगाया। इसके बाद शिवाजी के प्रभुत्व में विस्तार होता रहा। शाहजी की मुक्ति की शर्तों के मुताबिक शिवाजी ने बीजापुर के क्षेत्र पर आक्रमण तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ाई। इस क्रम में वह जालवी का राज्य पर आक्रमण अपने अधीन किया। फिर सतारा के सुदूर उत्तर पश्चिम वामा और कृष्णा नदी के बीच स्थित था, वहां का राजा चंद्रराव मौर्य था, जिसने यह जागीर शिवाजी से प्राप्त की थी। शिवाजी ने मौर्य सारे चंद्रराव को स्वराज में शामिल होने को कहा। चंद्रराव बीजापुर के सुल्तान के साथ जा मिला। वर्ष 1656 में शिवाजी ने अपनी सेना लेकर जालवी पर आक्रमण किया और चंद्रराव मौर्य और उनके दोनों पुत्रों को शिवाजी की लड़ाई में अंत में बंदी बनाया और उसको भी अपने अधीन किया। इस तरह वहां शिवाजी को बहुत सारी धन संपत्ति मिलती है, सेना मिलती है, साजो सामान मिलता है। और इसके बाद शिवाजी और मुगलों से पहली मुठभेड़ होती है। ये सब जब इतने टाइम तक शिवाजी महाराज बीजापुर के शासन के अधीन रहते हुए वो अलग अलग दुर्गों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं, अपनी सेना संगठित करते हैं और मराठों को एकत्रित करते हैं। और मुगलों से उनकी पहली मुठभेड़ जो है, शिवाजी के बीजापुर पर मुगल दोनों शत्रु थे। बीजापुर जो रियासत थी वहां पे शिवाजी भी अपना अधिकार करना चाहते थे और मुगल। उस समय शाहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था, वह शाहजहां का शासन था और शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया था। इसी समय 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बीजापुर में अराजकता पैदा हो गई। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब और शिवाजी दोनों ने बीजापुर पे आक्रमण किया और उसमें बहुत सारा धन संपत्ति, घोड़े, हाथी और गुंडा तथा रेशम के दुर्ग में लूटपाट की। तो इससे शिवाजी को बहुत सारा धन संपत्ति और सेना उनको अर्जित हुई। इसके परिणामस्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गए। मत्रीवाद का समय पहले मुगलों और मराठों के बीच में एक तरह से मैत्री थी, मतलब ये था कि एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और उसी समय शाहजहां बीमार पड़ गए। उनके व्याधिग्रस्त होते ही औरंगजेब उत्तर भारत चला आया, क्योंकि उसको गद्दी पे अधिकार करना था। और उसके बाद औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया और दिल्ली का मुगल साम्राज्य का वो सुल्तान बना। इसके बाद शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में औरंगजेब की अनुपस्थित और बीजापुर की डावाडोल स्थिति का फायदा उठाते हुए शिवाजी ने समर जी को जंजीरा का आक्रमण करने को कहा, परंतु जंजीरा ने सिद्धियों के साथ उनकी लड़ाई कई दिनों चली। इसके बाद शिवाजी ने खुद जंजीरा पर आक्रमण किया और दक्षिण कोंकण पर अधिकार कर लिया और दमन के पुर्तगालियों से वार्षिक कर एकत्र किया। कल्याण तथा भिवंडी पर अधिकार करने के बाद वह सैनिक अड्डा बना। इस समय तक शिवाजी 40 दुर्गों के मालिक बन चुके थे। इसके बाद बीजापुर में संघर्ष स्टार्ट हुआ। औरंगजेब के आगरा की ओर लौट जाने के बाद बीजापुर के सुल्तान ने राहत की सांस ली। अब शिवाजी ही बीजापुर के सबसे प्रबल शत्रु थे। शाहजी को अपने पहले पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा गया था, लेकिन शाहजी ने इसकी अपनी असफलता
जाहिर की। शिवाजी ने निपटने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अब्दुल भटारी अफजल खान को शिवाजी के विरुद्ध 1,20,000 सैनिकों के साथ 1659 ईस्वी में कूच किया। तुलजापुर में मंदिरों को नष्ट करता हुआ वह सतारा से 30 किलोमीटर उत्तर वाई सिरवल के नजदीक तक आ गया, पर शिवाजी प्रतापगढ़ के दुर्ग में ही डटे रहे। अफजल खान ने अपने दूत कृषि भास्कर को संधि के लिए भेजा। उसने उसके मार्फत यह संदेश भिजवाया कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर लें तो सुल्तान उन्हें अपने क्षेत्रों के अधिकार भी सौंप देंगे और शिवाजी को बीजापुर के दरबार में एक उच्च और सम्मानित पद भी प्राप्त होगा। हालांकि शिवाजी ने जो भास्कर जो दूत बन के आए थे उनको अपने दरबार में रख लिया और अपने दूत गोपीनाथ को वास्तुस्थिति का जायजा लेने के लिए अफजल खान काल के पास भेजा। गोपीनाथ भास्कर ने शिवाजी को ऐसा लगा कि इस संधि का साधन रचकर अफजल खान शिवाजी को बंदी बनाकर बीजापुर ले जाना चाहता है। इस तरह वो अतः उन्होंने युद्ध के बदले अफजल खान को एक बहुमूल्य उपहार भेजा और संधि वार्ता के लिए राजी किया। इस संदेश पर दोनों ने अपने सैनिकों, जहाँ पे अफजल खान और शिवाजी महाराज मिलते हैं वहाँ दोनों के सैनिक घात लगा के बैठे रहते हैं। अफजल खान जब दोनों मिलते हैं तय स्थान पे तो अफजल खान अपने कटार से शिवाजी के ऊपर प्रहार करते हैं और अब शिवाजी महाराज अपने बचाव में शिवाजी महाराज अपने हाथ में वाक नखों से मार दिया, मतलब हाथ में पहनने वाला ऐसा अस्त्र है जिससे किसी को भी घायल किया जा सकता है, मारा जा सकता है। तो 10 नवंबर 1659 को अफजल खान की मृत्यु हो जाती है। अफजल खान की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पहलाना के दुर्ग पर अधिकार किया। इसके बाद पवनगढ़ और वसंतगढ़ के दुर्गों पर अधिकार करने के साथ ही उन्होंने रुस्तम खां के आक्रमण को विफल किया। इससे राजापुर तथा दावलपुर में उनका कब्जा हो गया। अब बीजापुर में आतंक का माहौल पैदा हो गया और वहां के सामंतों ने आपसी मतभेद भुलाकर शिवाजी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 2 अक्टूबर 1665 को बीजापुर में सेना ने पहलाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी संकट में फंस चुके थे तथा रात का अंधकार का लाभ उठाकर वो वहां से निकलने में कामयाब रहे। बीजापुर के सुल्तान ने स्वयं कमान संभालकर पहलाना पवनगढ़ पर अधिकार वापस ले लिया, राजापुर को लूट लिया और संगारगढ़ के प्रधान को मार डाला। इस समय कर्नाटक के सिद्दी जौहर के विद्रोह के कारण बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ समझौता कर लिया। इस संधि में शिवाजी के पिताजी शाहजी ने मध्यस्थता का काम किया। सन 1662 में हुई इस संधि के अनुसार शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान द्वारा स्वतंत्र शासक की मान्यता मिली। इसी संधि के अनुसार उत्तर के कल्याण से लेकर दक्षिण के पोंडा तक 250 किलोमीटर और पूर्व से इंदापुर से लेकर पश्चिम के दाबुल तक 150 किलोमीटर के भूभाग पर शिवाजी का स्वतंत्र नियंत्रण में आ गया। शिवाजी की सेना ने इस समय तक 30,000 पैदल और 1,000 घुड़सवार सैनिक हो गए थे। इस तरह उत्तर भारत तो जब बीजापुर से संधि हुई और वहाँ के सुल्तान ने एक स्वतंत्र रूप से उनको उतना क्षेत्र दे दिया कि आप यहाँ पे अपना राजकाज चला सकते हैं। उसी समय उत्तर भारत में बादशाह बनने की होड़ खत्म होने के बाद औरंगजेब ने दक्षिण की तरफ ध्यान गया। शिवाजी की बढ़ती प्रभुता परिचित और उसने शिवाजी को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खान अपने 1.5 लाख फौज लेकर सुपन और चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर पूना पहुंच गया। उसने 3 साल तक मावल लूट मार की। एक रात शिवाजी ने अपने 350 मालवों के साथ उन पर हमला किया। शाइस्ता तो खिड़की के रास्ते बच निकले, कामयाब रहा, लेकिन उसी समय उसकी अपनी 4 उंगलियां खोनी पड़ी। शाइस्ता खान के पुत्र अबुल फतह 40 रक्षकों और अनगिनत सैनिकों का कत्ल कर दिया था। मराठों ने अंधेरे का मतलब फायदा उठा के, क्योंकि
शिवाजी महाराज छापामार युद्ध और गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे, तो इस तरह उन्होंने औरंगजेब के सूबेदार शाइस्ता को दक्कन उसको वहां से भगा दिया। इस घटना के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता को दक्कन के बदले बंगाल का सूबेदार बना दिया और शाहजादा मुअज्जम शाइस्ता को जगह लेने भेजा। इसके बाद शिवाजी महाराज ने की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 6 साल शाइस्ता खान ने अपने 1.5 लाख फौज लेकर राजा शिवाजी का पूरा मुल्क जलाकर तबाह कर दिया है। इसलिए इसका हर्जाना वसूलने के लिए शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाना आरंभ किया। सूरत उस समय पश्चिमी बिहारों का गढ़ था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का द्वार था। यह एक समृद्ध नगर था और इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने 4000 की सेना के साथ 1664 में 6 दिनों तक सूरत में धनाढ़ व्यापारियों को लूटा। आम आदमी को उसमें उन्होंने नहीं लूटा और फिर लौट गए। इस घटना का जिक्र अंग्रेजों ने अपने लेख में किया है तथा कई यूरोपीय व्यापारियों ने भी अपनी किताबों में इसका वर्णन किया है। इसके परिणाम स्वरूप शिवाजी औरंगजेब से खफा होगा और मंत्री बात तथा भारत तथा अन्य एशियाई देशों नादी सूरत में शिवाजी की लूट से खिन्न होकर इनायत खां के स्थान पर गयासुद्दीन खां को सूरत का सूबेदार फौजदार नियुक्त किया और शाहजहां मुअज्जम तथा उप सेनापति राजा जसवंत सिंह की जगह दिलेर खां और राजा जयसिंह की नियुक्ति की गई। राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय शक्तियों तथा छोटे सामंतों का सहयोग लेकर शिवाजी पर आक्रमण किया। इस युद्ध में शिवाजी को हानि होने लगी अतः हार की संभावना को देखते हुए शिवाजी ने संधि का प्रस्ताव दिया। जून 1665 ईस्वी में संधि में के मुताबिक शिवाजी 33 कुर्म मुगलों को दे देंगे और इस तरह उनके पास केवल 12 दुर्ग बच जाएंगे। इन 23 दुर्गों में होने वाली आमदनी 4 लाख हुण थी सालाना थी। बालाघाट और कुरुपट क्षेत्र में शिवाजी को मिलेंगे तो उसके बदले उन्हें 13 किस्तों में 40 लाख हुण अदा करने होंगे। इसके अलावा प्रतिवर्ष 4 लाख हुण का राजस्व भी देना होगा। शिवाजी स्वयं औरंगजेब के दरबार में होने से मुक्त रहेंगे तथा उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में खिदमत करनी होगी। बीजापुर के खिलाफ शिवाजी मुगलों का साथ देंगे। तो इस तरह ये सारी घटनाक्रम से शिवाजी महाराज के पुत्र जो संभाजी थे वो मुगल दरबार में रहना स्टार्ट किया और अपने कई सारे दुर्ग उनको मुगलों को देने पड़े और 4 लाख हुण राजस्व भी देना निश्चित हुआ। इस तरह इसके बाद शिवाजी को आगरा बुलाया गया जहां उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। इसके विरोध में उन्होंने अपने भरी सभा में अपना रोष दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया। इससे क्षुब्ध होकर औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और संभाजी को बंदी बना लिया और उनकी नजरबंदी कर दी और उनके पहरे में 5000 सैनिकों को लगाया। कुछ दिनों के बाद 18 अगस्त 1666 को राजा शिवाजी को मार डालने का इरादा औरंगजेब का था, लेकिन अपने अदम साहस और युक्त के साथ शिवाजी संभाजी दोनों भागने में सफल रहे। 17 अगस्त 1666 को संभाजी को मथुरा के एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ छोड़कर शिवाजी बनारस गए। पूरी होते हुए सकुशल राजगढ़ पहुंच गए 2 सितंबर 1966। इससे मराठों को नया जीवन मिला और औरंगजेब ने जयसिंह को उनकी देकर हत्या करवा दी। जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के बाद 1668 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी मिली और शिवाजी को पूना, चाकन, सूपा का जिला लौटा दिया गया, पर सिंहगढ़ के और पुरंदर व मुगलों का हाथ पर बना रहा है। सन 1670 ईस्वी में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त उन्होंने मुगल सेना को सूरत से फिर से वापस हराया।
इन सब घटनाक्रमों के बाद शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक किया, मतलब स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। और सन 1674 तक ही शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार पा लिया जो पुरंदर की संधि के अंदर उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिम महाराष्ट्र के स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्य सेव करना चाहा, लेकिन उस समय मुगल सैनिकों ने, जो उस समय मराठा साम्राज्य के अधीन जैसे पूना उना जगह थी, वहाँ के ब्राह्मणों को यह धमकी दी कि अगर कोई शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करेगा, उसमें शामिल होगा तो उसको मार देंगे। और इस तरह शिवाजी महाराज ने उसको चुनौती के दे लिया। उन्होंने बनारस से ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों के भी बनारस को मुगल सैनिकों ने परेशान किया, उनको धमकाया, लेकिन उसके बाद भी काशी से ब्राह्मण और उनके शिष्य वहां पहुंचकर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। इसके बाद मुगलों ने फूट डालने की कोशिश की और शिवाजी का राज्याभिषेक के बाद ही पूरे ब्राह्मणों को धमकी दी कि शिवाजी को राजा न माना करो ताकि प्रजा भी इसे न माने, लेकिन उनकी ये नहीं चली। शिवाजी ने अष्टमंडल प्रधान की स्थापना की। शिवाजी के महाराज के राज्याभिषेक के बाद जो हिंदू धर्म या सनातन संस्कृत के हिसाब से जो जैसे पहले जो व्यवस्था थी, उस सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने अपने मराठा साम्राज्य में शामिल किया। शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी समारोह आमंत्रित किया गया। और उनके राज्याभिषेक के बाद 12 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो जाता है। इस कारण 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए उस समय खर्च हुए। इस समारोह में हिंदू स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण भारत में पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने कोंकण विजय के लिए अपने 2 न्यायाधीशों को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, जो असफल रहे। इसके बाद शिवाजी महाराज ने 1677-78 में शिवाजी का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। बंबई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी से पश्चिम में बेलगांव तथा धारवाड़ का क्षेत्र, मैसूर, बेल्लारी, त्रिचूर तथा जिंजी पर अधिकार करने के बाद 6 अप्रैल 1980 को शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। तो शिवाजी महाराज अपने जीवन के जितने वर्ष भी वो जीवित रहे और जब से उन्होंने देश संभाला उन्होंने हिंदवी स्वराज और एक स्वतंत्र और स्वाधीन राज्य की स्थापना का मंत्र लेकर वो काम करते रहे। शिवाजी महाराज को विष दिलने के बाद शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। उस समय शिवाजी के उत्तराधिकार संभाजी महाराज को मिला। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी थे और दूसरी पत्नी से राजा राम का नाम का दूसरा पुत्र था। उस समय राजा राम की मात्र उम्र 10 वर्ष थी अतः मराठों ने संभाजी को राजा माना। उस समय औरंगजेब तथा राजा शिवाजी का देहांत देखकर अपनी पूरे भारत पर राज्य करने की अभिलाषा हुई और अपनी 5 लाख सेना लेकर वो दक्षिण भारत जीतने का निकला। औरंगजेब ने दक्षिण में आते ही आदिल शाही को 2 दिनों में और कुतुब शाही को 1 दिन में खत्म कर दिया। जो उस समय वहाँ 2 रियासतें थी मुस्लिमों की, उसको उन्होंने खत्म किया। पर राजा संभाजी के नेतृत्व में मराठों ने 9 साल तक मुगलों को और औरंगजेब को वहाँ बार बार युद्ध के द्वारा उनको छकाए रहा और अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। संभाजी ने उनको अपने यहाँ शरण दी। औरंगजेब ने अब भी जोरदार तरीके से संभाजी के खिलाफ आक्रमण करना शुरू किया। इससे अंततः 1689 में संभाजी के बीवी के सगे भाई यानी गणेश जी की मुखबरी से संभाजी को मुकबर खां द्वारा बंदी बना लिया गया और औरंगजेब ने संभाजी से
और सलूकी की और बुलाहार करके उनको मार दिया गया। जो हम अभी सांभा मूवी आई है जिसमें वो देखते हैं, उसमें जो क्रूरता दिखाई गई है उससे बहुत ज़्यादा क्रूर व्यवहार उनके साथ किया गया। और उनकी मृत्यु के बाद मराठों में काफ़ी आक्रोश भी रहा। और उसके बाद राजा राम जो दूसरी शिवाजी महाराज के दूसरी पुत्री के पत्नी के पुत्र थे राजा राम, उनके नेतृत्व में मुगलों से संघर्ष जारी रखा और 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा राम की पत्नी ताराबाई 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षा बनकर राज करती रही। इस तरह औरंगजेब 25 सालों तक मराठा साम्राज्य से लड़ते हुए थक हार के उसी छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वतंत्र स्वराज में दफन हो गए। उनकी मृत्यु औरंगाबाद में हुई। तो इस तरह शिवाजी महाराज अपने पूरे जीवन काल में पहले बीजापुर के सुल्तान और उसके बाद मराठा साम्राज्य शाहजहां और औरंगजेब के विरुद्ध लड़ते हुए उन्होंने हिंदवी स्वराज, मराठा साम्राज्य, स्वशासित साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज की शासन और व्यक्तित्व। शिवाजी महाराज को एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाना जाता है। यद्यपि उनको अपने बचपन में प्रारंभिक शिक्षा का कुछ खास नहीं मिली, पर वे भारतीय इतिहास और राजनीति से परिचित थे। उन्होंने शुक्राचार्य तथा कौटिल्य को आदर्श मानकर कूटनीति का सहारा लेकर कई बार लेना उचित समझा। अपने समकालीन मुगलों की तरह वह निरंकुश शासक थे, अर्थात शासन की समूची बागडोर राजा के हाथ में नहीं थी, पर उनके प्रशासकीय कार्यों में मदद के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इनमें से मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहते थे, जो राजा के बाद सबसे प्रमुख था। आमत्य, वित्त और राजस्व कार्यों को देखता था। मंत्री राजा के व्यक्तिगत दैनंदिनी का ख्याल रखता था। सचिव दफ्तरी का काम करते थे, जिसे शाही मोहर लगाना और संधि पत्रों पर अभिलेख तैयार करना। सुमंत विदेश मंत्री तथा सेना के प्रधान को सेनापति कहते थे। दान और धार्मिक मालों के प्रमुख को पांडित्य राव कहते थे। न्यायाधीश न्यायिक मालों का प्रधान कहते थे। तो इस तरह उन्होंने अपनी जो शासन व्यवस्था थी उसमें जो आज की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, मंत्री, सेनापति, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और न्यायाधीश, इन सब की स्थापना उन्होंने जो हिंदू धर्म से संबंधित थी उस तरह उन्होंने किया। मराठा साम्राज्य 3 या 4 विभागों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत की एक सूबेदार तथा जिन्हें प्रांतपति कहा जाता था। हर एक सूबेदार के पास भी अपना अष्टप्रधान से समिति होती थी। कुछ प्रधान केवल करदाता थे और प्रशासन के मामले में स्वतंत्र थे। न्याय व्यवस्था प्राचीन पद्धति पर आधारित थी। शुक्राचार्य, कौटिल्य और हिंदू धर्मशास्त्रों को आधार मानकर निर्णय दिया जाता था। गांव के पटेल फौजदारी मुकदमा की जांच करते थे। राज्य की आय का साधन भूमि से प्राप्त होने वाले कर तथा चौथ और सब देशमुखी से भी राजस्व वसूला जाता था। चौथ पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा की गारंटी के लिए वसूले जाने वाला कर था। शिवाजी अपने आप को मराठा का सरदेशमुख कहते थे और इसी हैसियत से सरदेशमुखी कर वसूला जाता था। शिवाजी महाराज ने अपनी राजमुद्रा भी बनाई थी। ये पूरा PDF है जिसको आप देख पढ़ सकते हैं। ये शिवाजी महाराज की राजमुद्रा थी, जिसमें शिवाजी राजमुद्रा संस्कृत में लिखी हुई एक अष्टकोणीय मुहर सील थी, जिसका उपयोग अपने पत्रों और सैन्य सामग्री में करते थे। यह राजमुद्रा उन्हें तब प्रदान की गई थी जब शाहजी ने जीजाबाई और तरुण शिवाजी को पुणे की जागीर संभालने के लिए भेजा था। जिस सबसे पुराने पत्र पर यह राजमुद्रा अंकित है वह सन 1639 ईस्वी का है। धार्मिक नीति। शिवाजी एक धर्मराय हिंदू शासक थे। वह धर्म सहिष्णु भी थे। उनके साम्राज्य में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता थी। कई मस्जिदों के निर्माण के लिए शिवाजी ने अनुदान भी दिया था।
हिंदू पंडितों के तथा मुसलमान संतों और फकीरों को भी सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में मुसलमान सैनिक भी सम्मिलित थे। शिवाजी हिंदी हिंदू संस्कृत को बढ़ावा देते थे। पारंपरिक हिंदू मूल्यों पर शिक्षा पर बल दिया जाता था। अपने अभियान का प्रारंभ दशहरा के अवसर पर करते थे। शिवाजी महाराज का जो चरित्र था, शिवाजी महाराज को अपने पिता के स्वराज की शिक्षा मिली हुई थी। बीजापुर के सुल्तान में शाहजी राजे को बंदी बना लिया, तो एक आदर्श पुत्र की तरह उन्होंने बीजापुर के साथ संधि करके शाहजी राजे को छुड़वा लिया। इससे उनके चरित्र में एक उदार और नजर आता है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता की हत्या नहीं करवाई, जैसा कि अन्य सम्राट किया करते थे उस समय। शाहजी राजे के मरने के बाद उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। हालांकि वो उस समय पर अपने पिता के स्वतंत्र होकर एक बड़े साम्राज्य के अधिपति हो गए थे। उनके नेतृत्व को सब लोग स्वीकार करते, यही कारण है कि उनके शासन काल में कोई आंतरिक विद्रोह जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। वे एक अच्छे सेना नायक के साथ एक अच्छे कूटनीतिक भी थे। कई जगहों पर उन्होंने सीधे युद्ध लड़ने के बजाय कूटनीति से काम लिया, लेकिन यही उनकी कूटनीति है जो हर बड़े बड़े शत्रु को मात देने के साथ देती थी। शिवाजी राज की गमनी काबा नामक कूटनीति, जिसे शत्रु पर अचानक आक्रमण करके उसे हराया जाता था, विलोभीयता से और आदर सहित याद किया जाता है। तो इस तरह शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में ये कई सारी प्रमुख घटनाएं रही हैं जो शिवाजी महाराज की जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं। जैसे 19 फरवरी 1630 को शिवाजी महाराज का जन्म, 1640 में शिवाजी राज और साईबाई का विवाह, इसके बाद 1642 में शिवाजी और सोराबाई का विवाह। तो ये सारी चीजें, और 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की मृत्यु। तो यह रहा शिवाजी महाराज का जीवन परिचय। आप लोगों को काफी अच्छी जानकारी उपलब्ध हुई होगी। शिवाजी महाराज हिंदू धर्मनिष्ठ, कुशल शासक, आदर्श राजनेता, कुशल प्रशासक, हिंदवी स्वराज के स्थापनाकार, हिंदू संस्कृति के पुनरुद्धार और एक स्वतंत्र स्वराज की स्थापना के प्रेरता के रूप में याद किए जाते रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को उनको याद करके गौरवान्वित महसूस करती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।